हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीए फाइनल कस्टम्स एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बैगेज कवर करेंगे। एग्जाम में इसमें 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है, बाकी एमसीक्यू भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 का थर्ड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स और कवर करे थे, पोस्टल आर्टिकल्स और स्टोर्स, जिसकी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, अब वहाँ से रिविजन कर सकते हैं इन टॉपिक्स का। आज की वीडियो में हम बैगेज पे फोकस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। अब वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट हम सिर्फ एक डिस्कशन करेंगे बैगेज में, जो भी इसकी थ्योरी प्रोविजंस है, और फिर हम प्रैक्टिकल जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं व्हाट इज बैगेज। बैगेज होता क्या है? तो कस्टम्स एक्ट में एक डेफिनेशन दी गई है बैगेज की, दैट बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। बैगेज इंक्लूड्स यानी कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कस्टम्स एक्ट स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि बैगेज में क्या कहेगा, बट ये बता रहा है कि इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज का मतलब क्या? ऐसा लगेज जिसके साथ उस लगेज का ओनर ट्रैवल नहीं कर रहा, यानी कि सामान अकेले ही ट्रैवल कर रहा है। इसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। बट इसमें एक मेन चीज बताता है, इट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। अब देखो होता क्या है, बैगेज का एक सिंपली मीनिंग है लगेज ऑफ अ पैसेंजर, यानी कि जब हम ट्रैवल करते हैं प्लेन में, शिप में, ट्रेन में, तो हम अपने साथ लगेज सूटकेस लेके चलते हैं, जिसमें हमारा सामान होता है, लैपटॉप बैग होता है, कपड़े होते हैं, तो वो हमारा लगेज कहलाता है बैगेज। इस बैगेज पे कस्टम ड्यूटी लगती है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, वो अलग बात है। बट ये कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। रीजन बीइंग, लेट से एक पर्सन है जो यूएसए से इंडिया आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक म्यूजिशियन है, तो अपने साथ गिटार लेके आएगा। अगर ये पर्सन एक बाइसिकल राइडर है, साइकिल चलाता है, रेस करता है, तो अपने साथ अपनी साइकिल लेके आएगा। अगर स्केट बोर्डर है तो अपने साथ स्केट्स लेके आएगा, तो वो भी बैगेज का पार्ट बनेंगे। यानी कि इसकी साइकिल हो गई या इसके स्केट्स हो गए, इसका गिटार हो गया, ये सब बैगेज बनेगा। अब सिमिलरली एक बात समझो, अगर ये पर्सन मोटरसाइकिल चलाता है या कार रेस का ड्राइवर है, तो अपने साथ मोटर बाइक और कार भी लेके आएगा। अब कार भी प्लेन में आ जाती है, शिप में आ जाती है, वेसल में आ जाती है, कार भी इंपोर्ट हो सकती है इंडिया में। तो इसलिए कार को या मोटर व्हीकल को एक्सक्लूड करने के लिए बैगेज में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है कि इट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। रीजन मीन मोटर व्हीकल का कस्टम ड्यूटी का रेट डिफरेंट है फ्रॉम बैगेज, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करा गया। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसलिए बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग अपना मोटर व्हीकल भी साथ में उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बैगेज की डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या बैगेज पे कस्टम ड्यूटी लगेगी? ऑफ कोर्स बैगेज पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। रीजन मीन, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही एक डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, इन सेक्शन नंबर 222। सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ। गुड्स की डेफिनेशन में था कि गुड्स इंक्लूड्स बैगेज। वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि गुड्स की डेफिनेशन में कि गुड्स इंक्लूड बैगेज, तो बैगेज पे भी कस्टम ड्यूटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ये तो था एक, हमने जाना व्हाट इज बैगेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बैगेज। Owner of the baggage has to make a declaration of its contents to the proper officer for the purpose of clearing it, known as baggage declaration form। क्या कहता है ये? जो बैगेज का ओनर है, यानी कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम बैगेज के ओनर है, हमें प्रॉपर ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन देनी है
कि उस बैगेज में क्या क्या सामान है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इट्स बैगेज, कि इसमें क्लोथ्स है, लैपटॉप है, हो सकता है फूड आइटम्स है, कोई मोबाइल है, क्या इसमें कंटेंट है। और इस फॉर्म को कहा जाता है बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म इट इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। रीज़न मीन बैगेज पे कौन से दिन की कस्टम ड्यूटी लगेगी, कौन से दिन का रेट लगेगा कस्टम ड्यूटी का, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डेट को ये फॉर्म डिपॉजिट करा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दैट इज द रेलिवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू बैगेज विल बी द रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑन विच द बैगेज डिक्लेरेशन इज मेड। जिस दिन पैसेंजर ये फॉर्म देगा प्रॉपर ऑफिसर को, उस दिन का रेट लगेगा उस बैगेज पे। ठीक है, एक और रीज़न की वजह से ये फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्म जो है इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 77। सेक्शन नंबर याद नहीं करना, बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बट दिस फॉर्म इज रेलिवेंट फॉर वन मोर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 से पता चलता है कि इस फॉर्म की रेलिवेंस बहुत ही ज़्यादा है। सेक्शन 80 हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के पेज नंबर नोट्स के पेज नंबर 6 पे मैंने दे रखा है सेक्शन 80। लेट्स सी, ये कहता है इट डील्स विद टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। क्या कहता है ये, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से एक पर्सन है जो यूएसए से इंडिया ट्रैवल कर रहा है। अब ट्रैवल कर रहा है तो अपने साथ ये बैगेज भी कैरी करेगा। ठीक है, ना लेट्स से इस बैगेज के अंदर जो भी गुड्स है, जो भी आर्टिकल्स है, उन गुड्स पे या तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। कस्टम ड्यूटी लग रही है, कितने रुपए इसकी लग रही है, 1 लाख रुपीज की कस्टम ड्यूटी इस पे लग रही है। या तो वो गुड्स प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड कहाँ पे है, इन इंडिया। लेट्स से कोई मेडिसिन है या कोई ड्रग है, मेडिसिन को ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग यूएसए में तो वैलिड है, लीगल है, बट इंडिया में दिस ड्रग इज प्रोहिबिटेड। अब होगा क्या, यहाँ पे कस्टम ऑफिसर कहेगा इस पर्सन को कि ये देखो ये प्रोहिबिटेड आइटम्स है, इंडिया में तो मैं तुम्हें ले जाने दूंगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास ही रख जाओ। जब तुम इंडिया में अपना काम कर लो, चाहे टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आए हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए, जिस भी काम से आए हो, वापस तो जाओगे अपने देश। जब अपनी कंट्री रिटर्न जाओगे यूएसए, ये वापस मुझसे ले जाना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, या इस प्रोसेस को कहते हैं कि गुड्स को डिटेन करा देना कस्टम ऑफिसर पे, प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो ये प्रोहिबिटेड आइटम्स को तो डिटेन कर देंगे क्योंकि इंडिया में अलाउड करेंगे ही नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, ये जिस पे कस्टम ड्यूटी लग रही है 1 लाख रुपए की। लेट से इसके पास एक कैमरा है, ठीक है, या एक घड़ी है, लेट से कैमरा छोड़ देते हैं, वॉच है, रोलेक्स की वॉच है। ठीक है, 50 लाख रुपीज़ की वॉच है, उस पर 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी लग रही है। अब ये इंडिया में जब आया है अपने काम के लिए, कस्टम ऑफिसर कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए पे कर दो कस्टम ड्यूटी, जब वापस जाओगे इसका ड्रॉबैक ले लेना। वो तो एक प्रोसीजर रहता ही है, क्योंकि वापस जाएगा तो ये री एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट ये पर्सन 1 लाख रुपए नहीं देना चाहता अपनी पॉकेट से कि पहले दे, फिर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, या महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी इंडिया छोड़ के वापस जाएगा अपनी कंट्री, तो वापस ड्रॉबैक करे। बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहते, ये लीगल फॉर्मेलिटीज। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 80 कहता है कि डिटेन ही करा दो इन गुड्स को, जब वापस जाओगे ले लेना। ठीक है, अगर खुद नहीं ले पाए, लेट से ये खुद पॉसिबल नहीं हो पाया इस पर्सन को, मिस्टर एक्स है ये, मिस्टर एक्स खुद नहीं कलेक्ट कर पाया, तो किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। ठीक है, और ये सब काम अलाउड है ओनली इफ अगर इस पर्सन ने सेक्शन 77 का बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करा है। यानी कि इसने डिक्लेयर करा है अपने कंटेंट्स की, मेरे पास ऐसी एक वॉच है, मेरे पास ऐसी एक मेडिसिन है, ये खुद डिक्लेयर कर रहा है कस्टम ऑफिसर को, तो इसलिए इसको ये अलाउड होगा। अगर ये डिक्लेयर नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये इन आइटम्स को इंडिया में स्मगल कर रहा है,
स्मगलिंग कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि कस्टम ऑफिसर तो ढूंढ ही लेगा जब बैगेज को वो ओपन करेगा, स्कैनिंग मशीन में स्कैन्स होंगे तो वो खुद तो ढूंढ ही लेगा। तो इट्स बेटर कि डिक्लेयर कर दो, तभी ये सेक्शन 77 का फॉर्म यहाँ पे रिलेवेंट है। अब हम ये सेक्शन 80 एक बार रीड कर लेते हैं। अब तो कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ समझा दिया, जस्ट एक हमें रीडिंग करनी है थ्योरी, फटाफट से देखते हैं। Where the baggage of a passenger contains any article which is dutiable, ड्यूटेबल यानी कि लेट से 1 लाख रुपए की इस पे कस्टम ड्यूटी लग रही है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, या फिर और द इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है जो इंडिया में अलाउड नहीं है, प्रोहिबिट है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ ट्रू डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 77, उसकी डिक्लेरेशन भी दी है। तो प्रॉपर ऑफिसर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर डिटेन सच आर्टिकल, उन आर्टिकल्स को वो डिटेन कर सकता है अगर पैसेंजर रिक्वेस्ट करे, फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम ऑन हिज लिविंग इंडिया, जब इंडिया छोड़ के जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। एंड इफ फॉर एनी रीजन पैसेंजर इज नॉट एबल टू कलेक्ट ऑन हिज ओन, द आर्टिकल में बी रिटर्न टू हिम थ्रू एनी अदर पैसेंजर ऑथराइज बाय हिम, जिसको भी वो पैसेंजर ऑथराइज करेगा वो कलेक्ट कर सकता है, उसका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज कर दे, या फिर उसको एज अ कार्गो कंसाइंड इन हिज नेम भी भेज सकते हैं, यानी कि कोरियर के थ्रू भी हम कोरियर के थ्रू भी कस्टम ऑफिसर उसको भेज सकता है यूएसए में, अगर वो खुद कलेक्ट ना कर पाए, जो भी चार्जेस है वो तो ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया है, इसको रीड करो। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द गुड्स ब्रॉट इन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, डिक्लेयर करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। If goods are not declared under Section 77, the passenger cannot claim subsequently claim the benefit under Section 80. 80 का benefit नहीं मिलेगा, and the goods are liable for confiscation. तो goods को confiscate कर लेंगे। Section 80 में तो goods को detain कर रहे हैं, detain यानी कि custom officer के पास हम रखवा रहे हैं सामान। Confiscate मतलब custom officer जबरदस्ती उसको जब्त कर लेगा, फिर legal फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो confiscate ना हो इसलिए डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, वही जो चीज़ मैंने बताई थी कि इट में सो हैपन दैट द पैसेंजर हैज़ ब्रॉट विद हिम एन आर्टिकल जो प्रोहिबिटेड है। पैसेंजर इंसिस्ट नहीं कर रहा कि उसको इंडिया लेके जा दिया जाए, कि अगर कोई दवाई या ड्रग्स है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि मेरे को ये लेके जाना ही जाना है, तो ही इज़ नॉट इंसिस्टिंग, प्रोहिबिटेड है तो ठीक है। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मे ऑप्ट टू री एक्सपोर्ट इट और टेक इट विद हिम व्हेन ही लीव्स द कंट्री, जब वो कंट्री छोड़ेगा तो री एक्सपोर्ट यानी कि वापस कलेक्ट कर सकता है। Similarly, passenger may not unnecessarily paid duty on an article which he can conveniently avoid taking into town. जो 1 लाख रुपए की ड्यूटी है अवॉइड कर सकते हैं ना, कि डिटेन करा दे और वापस जाते हुए ले जाए सामान अपना। इन सच केस ऑल्सो ही मे ऑप्ट टू टेक द आर्टिकल विद हिम व्हेन ही लीव्स द कंट्री, जब छोड़ के जाएगा भारत वापस कलेक्ट कर ले। ये एक्सप्लेनेशन इतनी काम की नहीं है, मेन चीज़ हमने पढ़ ली यहाँ पे, और नीचे ये जो मैंने हाईलाइट करा। तो इससे हमें पता चला कि ये जो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म है इट इज़ ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, दो रीजंस की वजह से। एक तो इससे हमें पता चलता है किस दिन का रेट लगेगा, क्योंकि जिस दिन हम देंगे उसी दिन का रेट लगेगा। सेकंड, सेक्शन 80 में भी ये काम आता है। ठीक है, बस इतना ही है इसका, और ये एमसीक्यू के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है ये सारी बातें। चलते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक पे, ड्यूटी एग्जम्पशन फॉर बैगेज। बैगेज पे जो कस्टम ड्यूटी है उसका एग्जम्पशन क्या मिल सकता है? सो द प्रॉपर ऑफिसर में सब्जेक्ट टू एनी रूल पास फ्री ऑफ ड्यूटी। अब रूल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास बैगेज रूल्स आते हैं 2016, जो इस चैप्टर की मेन जान है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भी बैगेज रूल्स 2016, जिसमें से हमारे 4 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो बनेगा। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर फ्री ऑफ ड्यूटी यानी एग्जम्पशन दे सकता है सब्जेक्ट टू दीज रूल्स। किसको एग्जम्पशन देगा? लेट्स सी। एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ अ पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ द क्रू। पैसेंजर यानी कि जो ट्रैवल कर रहा है पैसेंजर, और मेंबर ऑफ द क्रू जैसे कि अगर वेसल है यानी कि शिप है या एयरक्राफ्ट है, दोनों का क्रू होता है, जैसे कि पायलट हो गया, एयर होस्टेस हो गए, एयर स्टीवर्ड्स हो गए। वेसल में सारा स्टाफ होता है, जो भी स्टाफ होता है क्रू, उनका भी अपना बैगेज है, पैसेंजर्स का होता ही है। तो दोनों के लगेज को प्रॉपर ऑफिसर फ्री ऑफ ड्यूटी पास होने देगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड
that it has been in his use for such minimum period as may be specified in the rules, यानी rules में चीज़ें दी गई है बट अलाउड है, एग्जम्पशन मिल सकती है बैगेज को। कंडीशन ये है कि वो उसके यूज़ में होना चाहिए। यूज़ का मतलब यानी कि पर्सनल आइटम होनी चाहिए, पर्सनल यूज़ में आइटम, ठीक है। फिर प्रॉपर ऑफिसर एक और तरीके की बैगेज को एग्जम्प्ट कर सकता है, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ पैसेंजर। यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर की बात हो रही है, क्रू की बातें नहीं कर रहे, यानी कि ये चीज़ क्रू के बैगेज में मिली तो पेनल्टी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, तो क्रू के लिए अलाउड नहीं है, पैसेंजर के लिए है, जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है दैट इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ द पैसेंजर और हिज फैमिली। फिर से ये पर्सनल यूज़ की बातें कर रहे हैं, जो यहाँ पे था कि उसके और उसके फैमिली के यूज़ के लिए चीज़ें हैं, या तो वो कोई गिफ्ट या सोवेनियर है, यानी कि किसी को देने के लिए गिफ्ट है। सोवेनियर यानी कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे कि आगरा घूमने गए तो ताजमहल उठा के ले आते छोटा सा, यानी याद रखने के लिए कोई चीज़, ट्रैवल सोवेनियर कहते हैं इसे, कि ट्रैवल करा तो कुछ ना कुछ वहाँ की चीज़ उठा के ले आए। फिर आगे लिखा है प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सच आर्टिकल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सच आर्टिकल्स डज नॉट एक्सीड लिमिट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बस इतना बताया गया कि बैगेज में एग्जम्पशन मिल सकती है। पैसेंजर और क्रू के लिए सिर्फ पर्सनल यूज़ की आइटम्स एग्जाम्ड होगी, पैसेंजर के लिए पर्सनल यूज़, उसके फैमिली के यूज़, खुद के यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए गिफ्ट और सोवेनियर भी अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। क्या चीज़ है, इसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि बैगेज दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक बैगेज होता है बैगेज ऑफ अ पैसेंजर और दूसरा होता है बैगेज ऑफ अ क्रू। तो बैगेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बैगेज ऑफ अ पैसेंजर, बैगेज ऑफ क्रू। और बैगेज के अंदर का सामान जो आर्टिकल्स है, गुड्स है, वो होते हैं तीन तरीके के। कैसे? एक तो हो गया पर्सनल आइटम्स, जो पैसेंजर के या क्रू के पर्सनल यूज़ के लिए है। फिर आती है हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स मतलब जो पैसेंजर और उसकी फैमिली के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए। तो यहाँ पे हम कर रहे थे ना पैसेंजर और फैमिली के लिए, यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम्स आ जाती है। और थर्ड आइटम होती है गिफ्ट या फिर सोवेनियर्स, ठीक है। तो गुड्स बैगेज में तीन तरीके का सामान हो सकता है, बैगेज खुद अपने में दो तरीके का हो सकता है। सिर्फ नॉलेज के लिए है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेन अब जो चीज़ आती है एग्जाम में, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज बैगेज रूल्स 2016। इसमें कितने रूल्स है? एक है रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। ये तीन रूल्स तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। फिर एक रूल नंबर 6, 8 और 9 जो छोटे छोटे ज़्यादा काम के नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक, थोड़ा सा पानी पीना पी लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पूरा फोकस रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैगेज रूल्स 2016 रूल 3 क्या कहता है ये? पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। एक पर्सन है, पैसेंजर है, इंडिया आ रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहा है पूरी दुनिया में, एक्सेप्ट दीज थ्री कंट्रीज, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो उसका क्या किया जाएगा? उसके पास जो बैगेज है उसका क्या करेंगे हम? देखो इस टेबल को किस तरीके से बांटा है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर को किस तरीके से हमने रखा है, पैसेंजर कौन कौन हो सकता है। अगर उसके पास यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर्स है तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी, कोई और आर्टिकल है तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी। अगर एक इंडियन रेजिडेंट है
या एक फॉरेनर है, अंग्रेज है, जो इंडिया में रहता है, रिसाइडिंग इन इंडिया, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन रहता बाहर है बट इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है। तो अगर वो किसी भी कंट्री से आता है एक्सेप्ट नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो उसको पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, जितनी मर्जी वैल्यू का हो, फ्री फ्री फ्री। यानी कि उसका पर्सनल इफेक्ट जो उसके कपड़े हो गए, ट्रैवल सोवेनियर्स लेके आ रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। अगर कोई और आर्टिकल्स लाता है एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, जो एनेक्सर 1 में आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसके अलावा कोई और आइटम्स लाता है तो 50,000 तक की वैल्यू के ला सकता है। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैसेंजर। सेकेंड कैटेगरी है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। देखो, यहाँ पे था एक टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। फर्क क्या है? लेट्स से एक पर्सन है, यूएसए में रहता है, इंडिया आ रहा है और वो टूरिस्ट है। अब ये पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि दिल से भारतीय है, वैसे इंडियन ओरिजिन का है, उसके पेरेंट्स इंडियन हो गए या खुद इंडियन ओरिजिन का है, बाहर जाके सेटल हो गया और अब इंडिया घूमने आ रहा है। और दूसरा है कि वो अमेरिकन ही है, यूएसए का सिटीजन है, अमेरिकन है, फॉरेनर है, तो टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है। सिटीजन की बात नहीं हो रही कि यूएसए का सिटीजन है कि नहीं है, बट वो अमेरिकन पर्सन है, अंग्रेज है। तो टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, एक फॉरेनर को पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाने देंगे, फ्री है उनके लिए भी। अदर आर्टिकल्स 50,000 की जगह 15,000 रुपये तक की वो ला सकते हैं अदर आर्टिकल्स। और अगर कोई इन्फेंट है, यानी कि छोटा बच्चा है, तो उसके लिए पर्सनल इफेक्ट्स, ट्रैवल सोवेनियर्स उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है, बट कोई और आर्टिकल नहीं ला सकता। इन्फेंट को और किसी आर्टिकल की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया। ठीक है, इस रूल को याद करना होगा, 2-4 बार इसको अच्छे से देखोगे, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। समझा मैं इतना सकता हूँ कि इंडियन रेजिडेंट कौन होता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो इंडियन रेजिडेंट है। फिर दूसरा पैसेंजर है फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई दुबई का शेख है, इंडिया में रहता है, पक्का इंडिया का बंदा बन गया है, वो इंडिया में घूमने आ रहा है, मतलब बाहर जाके वापस आ रहा है, उसको भी 50,000 की लिमिट मिल जाएगी, भले ही वो फॉरेनर है, रिसाइड करते हैं इंडिया में। ठीक है, फिर टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता वो कनाडा में है, इंडिया में घूमने आ रहा है, टूरिस्ट है और इंडियन ओरिजिन का है, तो भी उसे 50,000 मिलेगा। टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहेगा, इन एनी 12 मंथ्स पीरियड, किसी भी 12 महीने के पीरियड में 6 महीने से ज़्यादा इंडिया नहीं रहता, और इंडिया आता है घूमने फिरने के लिए फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस। इमिग्रेंट पर्पस के लिए नहीं आ रहा, कोई इमिग्रेंट नहीं है कि परमानेंट बसने आ रहा है, कि मतलब इलीगल तरीके से रहने आ रहा है। ठीक है, तो नॉन इमिग्रेंट पर्पस से आ रहा है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता इंडिया में, तो वो बन जाता है टूरिस्ट। तो ये था रूल नंबर 3। कोई भी पर्सन जो नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा कहीं और से आ रहा है, उसको अगर हम सम अप करें तो पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है, जितना मर्जी लेके आए। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट क्या होते हैं हम ये भी देख लेते हैं एक बार। पर्सनल इफेक्ट मीन्स थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटीज, यानी कि क्लोथ्स हो गए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फूड आइटम्स हो गई, या कोई भी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो रोज़ चाहिए, बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी को इसमें एक्सक्लूड मत करना, इंक्लूड मत करना, ज्वेलरी हटा दो। ऐसे नहीं कि किसी ने गोल्ड चेन पहनी है, सिल्वर चेन पहनी है, रिंग पहनी है, वो सब पर्सनल इफेक्ट नहीं है, भले वो रोज़ पहनता है। ठीक है, तो पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर्स, ट्रैवल सोवेनियर्स मतलब वही मतलब आगरा गया तो वहाँ का जैसे हम ताजमहल उठा के ले आते हैं, वैसे ही कोई किसी भी जगह की कोई याद ट्रैवल सोवेनियर लेके आए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल अदर देन आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, तो लिमिट दे रखी है 50 और 15,000 की। इन्फेंट के लिए नो बेनिफिट। इन्फेंट होता है कोई भी बच्चा जो 2 साल तक की एज का है,
यानी कि 1 दिन से लेके 2 साल तक का, नॉट मोर देन 2 साल, 2 years ऑफ एज, 2 साल से बड़ा नहीं हो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 2 years and 1 day का है वो इन्फेंट नहीं कहलाएगा। तो आई होप ये रूल 3 का स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ देखो याद ही करनी होगी, इसमें और कुछ है नहीं समझाने का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। क्या कहता है, अगर कोई भी पैसेंजर नेपाल, भूटान, म्यांमार इन 3 कंट्री से छोड़ के कहीं से भी आ रहा है तो उसको पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनिर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। बट कोई और आर्टिकल्स है उसके लिए लिमिट लगा दी है, अगर वो इंडियन रेजिडेंट है, फॉरनर है रिजाइडिंग इन इंडिया, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहने का मतलब वो भारतीय है, तो 50,000 तक की अमाउंट का कोई और आइटम्स ला सकता है। अगर टूरिस्ट है फॉरेन ओरिजिन का, अंग्रेज टूरिस्ट है, तो 15,000 का ला सकता है। इन्फेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल इफेक्ट ला सकते हैं इन्फेंट, और कुछ नहीं, ठीक है। रूल 4 बात करता है कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार। ऊपर था कि नॉट कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार, किसी की भी जगह से आ रहा है बट इन 3 जगहों से नहीं आ रहा। बट अगर इन 3 से आ रहा है तो क्या करे, उस केस में भी टाइप्स ऑफ पैसेंजर सेम है जो हमने ऊपर बांटे थे 3 तरीके के। पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर्स भी सेम है, फ्री फ्री फ्री, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दिया जाएगा, पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर्स। बात होती है आर्टिकल्स एक्सक्लूडिंग एनेक्चर 1 के आर्टिकल्स, एनेक्चर 1 के हम देखेंगे तो उसका क्या करेंगे। अब देखो इसमें बांटा गया है कि अगर वो लैंड रूट से आ रहा है, यानी कि ज़मीन के रास्ते आ रहा है, या अदर रूट नेपाल, भूटान, म्यांमार से, या तो अदर रूट हो गया कौन सा, एयर, या फिर सी अगर समुद्र का रास्ता रखता है वहाँ से, या तो एरोप्लेन से आ रहा है, तो क्या होगा। देखो अगर एरोप्लेन से आता है तो 15,000 का बेनिफिट मिल जाएगा दोनों कैटेगरी ऑफ पैसेंजर को। इन्फेंट के लिए तो यहाँ पे सेम है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो ऊपर था सेम है इन्फेंट के लिए। इन्फेंट के लिए देखो हम कह सकते हैं कोई बेनिफिट नहीं है, छोटा बच्चा है क्या ही करेगा, सिर्फ अपनी पर्सनल इफेक्ट्स ले सकता है। उसमें भी क्या होगा, मिल्क की बॉटल होगी, छोटी मोटी नैपीज होगी, ठीक है, और क्या ही होगा उसका, तो वो पर्सनल इफेक्ट्स ला सकता है। किसी और पर्सन के लिए, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट हो, मतलब भारतीय हो, या कोई फॉरेन टूरिस्ट हो, अदर आर्टिकल्स देन पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनिर्स 15,000 तक की अलाउड है। ऊपर था 50 और 15, यहाँ पे सिर्फ 15 और 15, वो भी अगर किसी और रूट से आता है। अगर ज़मीन के रास्ते आता है तो कोई बेनिफिट नहीं है इनको भी। रीज़न मीइंग ऐसा है, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार इंडिया के बहुत पास है, यहाँ पे रेगुलर बसेस चलती रहती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच में, तो लोग आते जाते रहेंगे। लैंड रूट में भी ये चीज़ अलाउ कर दी तो लोग 15-15 हज़ार की चीज़ें लाते रहेंगे, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। एयर रूट में तो लोग आएंगे नहीं ना, कि एयर फेयर ही इतना ज़्यादा होगा, 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा करके थोड़ा 15,000 रुपये की चीज़ इधर उधर करेंगे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये इलीगल स्मगलिंग रोकने के लिए यहाँ पे नो बेनिफिट दे दिया अगर ये लैंड के रूट आते हैं 3 कंट्रीज से, और अगर किसी और रूट से आते हैं तो 15,000 का बेनिफिट है, ठीक है। दीज 2 रूल्स आर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बार बार देखो क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएगा। एक बार मैं रिवाइज फिर करा देता हूँ। रूल 3 कहता है अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार 3 कैटेगरीज के पैसेंजर्स है। नंबर 1 कैटेगरी, देखो ये मैंने जो कलरिंग भी करी है इंडियन फ्लैग के हिसाब से करी है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी मतलब इंडियन पर्सन, इंडियन रेजिडेंट हो गया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, या फिर फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया हो गया। इसको 50,000 तक की वैलिड है लिमिट। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन को 15,000 की, इन्फेंट को कोई लिमिट नहीं है। पर्सनल और ट्रैवल सोवेनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इन 3 कंट्री से आते हैं तो बांट दो लैंड और अदर रूट में। लैंड के लिए नो बेनिफिट, अदर रूट के लिए 15-15 हज़ार का बेनिफिट है, इन्फेंट के लिए फिर कोई बेनिफिट नहीं है। फिर एक चीज़ कहाँ गई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, क्या है, द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ अ पैसेंजर कैन नॉट बी पूल्ड विद द बैगेज अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। कह लो एक हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को 50,000 का लगेज अलाउड है, ठीक है। लेट से हस्बैंड के पास एक म्यूजिक सिस्टम है, वाइफ के पास भी एक म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम है 60,000 रुपीज़ का, इसका 60,000 है, इसका 40,000 है, वाइफ का 40,000 है, हस्बैंड का 60,000 है। अब हस्बैंड को
या ऐसा देखो, एक बार मैं एग्जांपल ना फिर से फ्रेम करता हूँ थोड़े से ढंग से तरीके से। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। हस्बैंड के पास एक आइटम है 60,000 की, कोई म्यूजिक सिस्टम है, और वाइफ के पास है 40,000 का। दोनों को 50,000 और 50,000 अलाउड है। अगर सम करके देखा जाए तो 1 लाख का अलाउड है, और ये 1 लाख की ही चीज़ लेके जा रहे हैं, 60 और 40। बट यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट बी पूल्ड। दोनों का डिफरेंट देखना पड़ेगा। अगर हस्बैंड के पास 60,000 रुपीज़ का आइटम है, 50,000 वो ड्यूटी फ्री ले जा सकता है, तो 10,000 रुपये ड्यूटी इसे देनी पड़ेगी। वाइफ के पास 40,000 का सामान है, 50,000 मैक्सिमम अलाउड है, 10,000 इसका बैलेंस बच रहा है, बट इसको पूल नहीं कर सकती है हस्बैंड के साथ। ठीक है, तो एक पैसेंजर का ड्यूटी फ्री अलाउंस किसी और के साथ पूल नहीं कर सकते, सबका अपना अपना देखेंगे पर हेड। ठीक है, डन। इन रूल्स को जितनी बार देखो उतना कम है। इसका एक फ़ोटो कॉपी लेके अपनी कहीं पे लगा लो ताकि रोज़ इसे देखो, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। फिर हमने ऊपर देखा था एनेक्जर 1 की बातें हो रही थी कि ये जो आइटम्स मिल रहे हैं 50,000 15,000 का जो बेनिफिट है, एनेक्जर 1 की आइटम्स में नहीं है। मीन्स अगर एनेक्जर 1 पे कोई आइटम्स लेके आते हैं उस पर कोई कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट नहीं है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। एनेक्जर 1 में क्या क्या आइटम्स है ये भी हमें याद करनी पड़ेगी, बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगी। फायर आर्म्स यानी कि बंदूक, गन, और उसकी गोलियां यानी कि कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स, बट एक्सीडिंग 50। अगर 50 से ऊपर गोलियां लेके कैरी कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। इफ इट इज विद इन द रेंज ऑफ 50 तो ये बैगेज अलाउंस में आ सकता है वैल्यू में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से एक पैसेंजर है 40 बुलेट्स कैरी कर रहा है। इन 40 बुलेट्स की वैल्यू है 40,000। 50,000 का उसका बैगेज अलाउंस है। अगर हम देखें कि इंडियन रेजिडेंट है या फॉरनर है, इंडियन रिजाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, 50,000 का इसका बेनिफिट है, तो ये कैरी कर सकता है विदाउट ड्यूटी। बट अगर ये 51 बुलेट्स कैरी कर रहा है 51,000 की, तो 50 बुलेट्स तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर देंगे। जो एक बुलेट है 1,000 की, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। देखो, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50 पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, विद इन 50 नहीं लगेगी। फिर आते हैं सिगरेट, सिगार और टोबैको। इनकी भी लिमिट्स लिखी है। सिगरेट अगर 100 स्टिक से ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, अदरवाइज नहीं। जो एक्स्ट्रा है उस पर लगेगी। सिगार्स अगर 25 एंड टोबैको एक्सीडिंग 125। सिगरेट 100, सिगार 25, टोबैको 125 ग्राम, और ये नंबर ऑफ है स्टिक्स। फिर एल्कोहल लिकर इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज़्यादा एल्कोहल नहीं कैरी कर सकते। करोगे, कर नहीं सकते मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते, करोगे तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड बार यानी कि गोल्ड बिस्किट। अगर ज्वेलरी हो, ऑर्नामेंट्स यानी रिंग है, या क्या कहते हैं नेकलेस है, चेन है, वो लेके जा सकते हैं, वो एनेक्जर 1 में कवर नहीं हो रहा गोल्ड सिल्वर। बट अदर देन ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी के अलावा कोई जैसे बार या बिस्किट्स हो गए, बुलियन हो गए गोल्ड के, तो वो एनेक्जर 1 में कवर हो जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। फ्लैट पैनल टीवी यानी कि एलसीडी एलईडी प्लाज्मा, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं है, अगर ये लेके जाते हो तो ये एनेक्जर 1 में आ जाएगी, इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, एनेक्जर 1 की आइटम्स याद करनी होगी, 6 आइटम्स है इसमें। अगेन एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। फायर आर्म्स एंड कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50, सिगरेट्स 100, सिगार्स 25, टोबैको 125 ग्राम, एल्कोहल 2 लीटर्स, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, एंड फ्लैट पैनल एलसीडी एलईडी प्लाज्मा टीवी। ये था एनेक्जर 1। तो इसके साथ हमारा रूल 3 और 4 कवर होता है एनेक्जर 1 के साथ। इसके क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। अब एक और रूल विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज ज्वेलरी अलाउंस। अगर किसी और कंट्री से ज्वेलरी लेके आते हैं तो उस पर क्या प्रोविजंस है, लेट्स फोकस। पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर
more than 1 year coming from any country, किसी भी कंट्री से आता है बट उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा वो रुका है, तो अगर वो मेल पैसेंजर जेंटलमैन है 20 ग्राम तक का गोल्ड कैरी कर सकता है विद अ वैल्यू कैप ऑफ 50,000 रुपीज़, 50,000 तक की वैल्यू, दोनों चीज़ें रखनी होगी, वेट की लिमिट भी और वैल्यू की लिमिट भी। यानी कि अगर लेट से जेंटलमैन है 20 ग्राम्स कैरी कर रहा है गोल्ड और उस 20 ग्राम की वैल्यू है 60,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ पे कस्टम ड्यूटी लगेगी क्योंकि वैल्यू कैप रुपीज़ में 50,000 के मैक्सिमम लिमिट है और वेट में 20 ग्राम की, दोनों लिमिट्स फुलफिल होनी चाहिए। और लेडी पैसेंजर के लिए इसका डबल है, 20 की जगह 40, क्योंकि लेडी वुमेन ज़्यादा गोल्ड रखती है, तो और वैल्यू होगी 1 लाख रुपए तक का कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये है ज्वेलरी अलाउंस और ये तब अलाउड है व्हेन इट इज़ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा रुके है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो ज्वेलरी अलाउंस है इट इज़ इन एडिशन टू रूल 3 और रूल 4 अलाउंस। ये रूल 3 और 4 के अलाउंस के एडिशन है। इसको समझने के लिए एक TY के 11 अभी हम देखेंगे, तब ये समझ आएगा कि मैंने क्या बोला। लेट्स सी, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर अनिल एंड हिज वाइफ, नॉन टूरिस्ट इंडियन पैसेंजर, इंडियन पैसेंजर है, टूरिस्ट नहीं है, आर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टू इंडिया, दुबई से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, टूरिस्ट नहीं है, इंडियन पैसेंजर, इससे पता चलता है ये इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, तो जो हमने देखा था, हमने रूल 3 और 4 में देखा था टाइप्स ऑफ पैसेंजर। फर्स्ट टाइप में था इंडियन रेजिडेंट, देन क्या था, याद करो, मैं भी याद करता हूँ, तुम भी याद करो, देखेंगे नहीं हम। इंडियन रेजिडेंट, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया। अब ये लोग कौन है, ना ये फॉरेनर है जो इंडिया में रह रहे हैं, टूरिस्ट ये है नहीं, तो टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, इंडियन पैसेंजर यानी कि इंडियन रेजिडेंट हुए ये। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई, दुबई से आ रहे हैं, तो मतलब नेपाल, भूटान, म्यांमार से नहीं आ रहे, रूल 3 इन पे एप्लीकेबल होगा अगर रूल 3 का कोई काम हुआ तो। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल दुबई में रुके, दे विश टू ब्रिंग गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम दुबई, ज्वेलरी लाना चाहते हैं दुबई से, प्लीज इनैमोरेट प्रोविजंस ऑफ कस्टम लॉ फॉर ज्वेलरी अलाउंस इन देयर केस, कितनी ज्वेलरी ला सकते हैं, पूरा लॉ समझाओ। तो देखो, एक एक करके रीड करते हैं। ज्वेलरी के लिए रूल 5 है, एज पर रूल 5 ऑफ बैगेज रूल्स 2016, a passenger who has been residing abroad for more than 1 year and returns to India shall be allowed duty-free clearance of jewelry in baggage as under। अगर 1 साल से ज़्यादा रुकते हैं तो ज्वेलरी ला सकते हैं अप टू 20 ग्राम्स फॉर विद अ वैल्यू कैप ऑफ 50,000 फॉर जेंटलमैन एंड ज्वेलरी ऑफ अ वेट ऑफ 40 ग्राम्स विद अ वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर लेडी पैसेंजर। तो दो है, मिस्टर अनिल और उसकी वाइफ, तो 20 ग्राम और 50,000 तक की ज्वेलरी ला सकते हैं, 40 ग्राम्स और 1 लाख तक की ज्वेलरी ला सकते हैं एज पर रूल 5। ठीक है, नाउ दस इन द गिवन केस मिस्टर अनिल वुड बी अलाउड ड्यूटी फ्री ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ 50, वही चीज़ ऊपर लिखेगी कितनी अलाउड है, और उसकी वाइफ को 40 ग्राम्स और 1 लाख तक की। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्दर इन एडिशन टू द ज्वेलरी अलाउंस, Mr. Anil and his wife would also be allowed duty-free clearance of jewelry worth 1 lakh rupees, 50,000 per person as part of free baggage allowance, and this is as per rule 3 limit। देखो, रूल 3 में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल आइटम और ट्रैवल सोवेनियर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल्स अदर देन एनेक्चर 1 आर्टिकल 50,000 रुपीज़ की ये ला सकते हैं। अब लेट अस अज्यूम इनके पास कोई और आर्टिकल नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी ही है, और एनेक्चर 1 में ज्वेलरी के बारे में लिखा था गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। ठीक है, यानी कि एनेक्चर 1 कह रहे हैं ऑर्नामेंट के अलावा हम किसी और चीज़ में ला रहे हैं, बट ये तो ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, यानी कि ऑर्नामेंट्स ही लेके आ रहे हैं, तो देयरफॉर इनको बैगेज अलाउंस मिलेगा, ये एनेक्चर 1 में नहीं आएगा।
एनेक्जर 1 एक तरीके से नेगेटिव लिस्ट है कि अगर एनेक्जर 1 में कोई चीज़ आ गई तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो इसलिए इनको रूल 3 का 50,000 रुपीज़ पर हेड का बेनिफिट भी मिलेगा, चाहे वो 50,000 में कोई और आर्टिकल लेके आए, चाहे वो ज्वेलरी लेके आए। तो इससे होगा क्या, जेंटलमैन पैसेंजर 50 प्लस 50,000 का सामान ला पाएगा। इस 50 पे वेट लिमिट नहीं है, पहले वाले 50 पे वेट लिमिट है 20 ग्राम की। लेडी पैसेंजर 1 लाख प्लस 50,000 और ला पाएगी, और उस 50,000 पे वेट लिमिट नहीं है, पहले में थी वेट लिमिट 40 ग्राम्स की। ठीक है, तो आई होप ये रूल 5 हमें समझ आया कि ज्वेलरी के लिए क्या रूल्स बने। अब थोड़ी सी चीज़ें और करके हम सीधा चलेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन बैगेज इज 35% एड वलोरम प्लस SWS at the rate of social welfare surcharge at the rate of 10%। कहने का मतलब अगर बैगेज की कस्टम ड्यूटी नहीं बता रखी तो बेसिक रेट है 35% का बैगेज का रेट है। ठीक है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रखा तो हर एक बैगेज 35% एड वलोरम, यानी कि एड वलोरम मतलब 35% इज कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू ऑफ बैगेज, कि बैगेज में कितना सामान है, कितने अमाउंट की गुड्स है। तो 35% इज द स्टैंडर्ड रेट, प्लस उसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा 10% का। तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करो, 35 प्लस 10% इज 38.5% की कस्टम ड्यूटी लगेगी बैगेज पे। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए का सामान लेके आ रहा है उस पर 38.5% यानी कि 38,500 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। Now this rate is not applicable to firearms, cartridges of firearm exceeding 50, and cigarette, cigars, tobacco in excess of quantity prescribed। और इन 3 आइटम्स पे रेट लगेगा 100% प्लस SWS एट द रेट 10%। तो इनका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 110%। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए की सामान लाता है ये चीज़, तो उसे 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। ये 3 आइटम्स कौन सी है, हमने एनेक्जर 1 में देखी थी, फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेज और सिगरेट्स। इन 3 आइटम्स की बात कर रही है। इन पे रेट लगेगा 100% प्लस 10% का SWS, और बाकी 3 चीज़ों पे भले ही 35% लगेगा, क्योंकि बैगेज का स्टैंडर्ड रेट है 35%। आई होप ये छोटा सा पॉइंट जो बहुत ही रेलिवेंट है समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर कोई पैसेंजर अपने साथ फायर आर्म्स लेके आता है, गन लेके आ रहा है, तो उस पर 110% का रेट लग जाएगा। ठीक है, अगर कार्ट्रिजेस, गन की गोलियां, बुलेट्स लेके आ रहा है एक्सीडिंग 50 से ज़्यादा ला रहा है तो 100% लगेगा। लेट से सिर्फ 50 बुलेट्स ला रहा है या 49 बुलेट्स ला रहा है तो कितना रेट लगेगा, 35% का जो स्टैंडर्ड रेट है। अगर 50 से ज़्यादा लाता है तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, लेट से 55 लाता है, 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, उस पर 100% का रेट लगेगा। ऐसे ही सिगरेट्स अलाउड थी 100 स्टिक्स, सिगार्स थी 25 और टोबैको था 125 ग्राम। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 100, 25, 125। अगर इससे ज़्यादा लाता है तो 110%, इतना ही लाता है या इससे कम लाता है तो 35% प्लस SWS। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे यही चीज़ें याद करनी होगी, यही चीज़ के काम आएगी। इसको एक बार फिर से याद करना, इसको जितना याद करो उतना कम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें दे रखा है, एक लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं, दैट 1 लैपटॉप इज एग्जाम फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अगर एक पैसेंजर है अपने साथ एक लैपटॉप लेके आता है, भले ही वो यूज्ड है, भले ही वो बिल्कुल न्यू है, पेटी पैक बॉक्स है, तब भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकता है। कंडीशंस क्या है, एक तो वो मेंबर ऑफ क्रू नहीं होना चाहिए, क्रू को अलाउड नहीं है, पैसेंजर को अलाउड है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 या उससे ऊपर का, यानी कि एडल्ट होना चाहिए। बच्चे को अलाउड नहीं है, बच्चा यानी कि इन्फेंट नहीं, चिल्ड्रन को भी अलाउड नहीं है, 18 और अबव होना चाहिए। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्ड हो जाएगी, सिर्फ एक लैपटॉप पे, एक से ज़्यादा लाता है तो दूसरे पे लगेगी। व्हेन इम्पोर्टेड बाय अ पैसेंजर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अदर देन मेंबर क्रू। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पे बात यह है, क्वेश्चन में भी ये घुमाएंगी ICA यहाँ पे,
लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम्ड है। अगर कोई पीसी लेके आता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप, यानी कि एक जगह फिक्स है, वो मूवेबल नहीं है। लैपटॉप तो होता है ना कि मतलब मूवेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, बट पर्सनल पीसी यानी कि जो पुराने ज़माने में होते थे ना पीसी, एक तरह से डेस्कटॉप, वो लेके आ रहे हैं, वो एग्जाम नहीं है, यानी कि कंप्यूटर एग्जाम नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम है, लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से एक नोटबुक कंप्यूटर होता है, वो भी एग्जाम्ड होता है, वो भी एग्जाम्ड है। नोटबुक मीन्स यानी कि वो भी एक तरीके से लैपटॉप है। सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर एग्जाम्ड नहीं है, इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आ जाएगी। बस खत्म चैप्टर। बस अब क्वेश्चंस बचे हैं, ये थोड़े से बेकार के रूल्स है 3 जो हम बाद में पढ़ ही लेंगे। अब हम चलते हैं मेन अपने क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम में आएंगे। लेट्स सी इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अब कोई ये ना बोले कि ये इलिस्ट्रेशन 4 नहीं, इलिस्ट्रेशन 1 होनी चाहिए, न्यूमेरिक हम नहीं चल रहे। ये जो नंबरिंग है इट इज़ एज पर आईसीए स्टडी मैट, क्योंकि अगर किसी को आईसीए के स्टडी मैट से रेफरेंस करना है तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है। क्या कहता है ये, मिस्टर सुजॉय एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है, वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑन 1st of April 2023। His wife also joined him in London after 3 months। 3 महीने बाद उसकी वाइफ भी चलेगी साथ में। The following details are submitted by them with the custom authorities on their return to India on 15th of April 2024 को वो वापस आ रहे हैं। तो देखो, एक है मिस्टर सुजॉय और उसकी वाइफ है मिसेस मिसेस वाइफ। ठीक है। सुजॉय गया था 1 अप्रैल 2023 को लंदन और वापस आया है 15 अप्रैल 2024 को। इसकी वाइफ 3 महीने बाद गई, यानी अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल मई जून, लेट्स से ये 1 जुलाई 2023 को लंदन गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखे 3 मंथ्स बाद वो पहुंची और वापस आई सेम डेट को 15 अप्रैल 2024। अब देखा जाए तो मिस्टर सुजॉय लंदन 1 साल के लिए गया, इसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल 23 से 1 अप्रैल 24 को हो जाए, 15 दिन एक्स्ट्रा लगा के आया। मिसेस वाइफ का 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल से कम में गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये जस्ट मैंने जितनी डिटेल्स थी उससे एक एनालाइज करा है। देखो फिर कहता है, ऑन द रिटर्न टू इंडिया वो कैरी कर रहे थे यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स वर्थ 80,000। पर्सनल इफेक्ट्स है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर देंगे। 2 म्यूजिक सिस्टम ईच वर्थ 50,000, 50,000 की म्यूजिक सिस्टम है। ज्वेलरी ब्रॉड बाय मिस्टर सुजॉय वर्थ 48,000, 20 ग्राम इसने कैरी करी है। ज्वेलरी ब्रॉड बाय हिज वाइफ वर्थ 96,000, 40 ग्राम्स इसने कैरी करी है। विद रेफरेंस टू बैगेज रूल 2016 डिटरमाइन वेदर मिसेज एंड मिस्टर सुजॉय विल बी रिक्वायर्ड टू पे एनी कस्टम ड्यूटी। इनको कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी वो हमें बताना है। देखो बहुत ही ईजिली हम बता सकते हैं, इस पे लगेगा सबसे पहले तो हम कहे रूल 3। रीजन मीन ये आ रहे हैं लंदन से, दैट इज अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार जो हमने पढ़ा था। ठीक है, रूल 3 कहता है इंडियन पैसेंजर, ये इंडियन है क्योंकि इन्फेंट तो है नहीं है, ये फॉरनर है नहीं, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन नहीं है, इंडिया के बंदे हैं, इंडियन रेजिडेंट है, बाहर गए थे 2 साल बाद वापस आ गए, 1 साल बाद। अपने साथ पर्सनल इफेक्ट्स की सामान ला रहे हैं 80,000, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। 2 म्यूजिक सिस्टम ला रहे हैं 50,000 ईच के, और हमने देखा था इंडियन रेजिडेंट को 50,000 रुपए की बैगेज अलाउंस है फ्री ऑफ कॉस्ट इफ दैट आइटम डजंट फॉल इन एनेक्सचर 1। तो म्यूजिक सिस्टम तो एनेक्सचर 1 में था ही नहीं। एनेक्सचर 1 याद करो 6 आइटम्स थी, फायर आर्म्स और उसकी कार्ट्रिजेस, फिर सिगरेट हो गई, कार्ट्रिज थी 50 एक्सीडिंग 50, फिर सिगरेट हो गई 100 स्टिक्स, सिगार्स 25, टोबैको हो गया 125 ग्राम।
दो आइटम्स हो गई। थर्ड याद करो क्या था, एल्कोहल लिकर इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, एल्कोहल अलाउड नहीं है 2 से ऊपर का, ठीक है। चार आइटम्स हो गई क्योंकि कार्ट्रिजेस भी मिला ली। पांचवा था गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, और सिक्स था अपना एलईडी प्लाज्मा टीवी, ठीक है। उसमें से म्यूजिक सिस्टम कहीं भी फॉल नहीं करता तो इट इज अलाउड। ठीक है। फिर है ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए हमने देखा था एक रूल 5 जो कहता है 1 साल से ज्यादा रुको तो जेंटलमैन ला सकता है 20 ग्राम 50,000 तक का, लेडीज का डबल यानी कि 40 ग्राम्स 1 लाख तक की। अब मिस्टर सुजॉय जो जेंटलमैन है 1 साल से ज्यादा रुका है, ये 50,000 के अंदर लिमिट है, 20 ग्राम्स के अंडर है, 20 ग्राम्स लेके आ रहा है, तो इसको तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो मिसेस सुजॉय है ये 1 साल से कम रुकी है, तो इसलिए इसको ये 96,000 भले ही विद इन 1 लाख है, 40 ग्राम्स है, 1 लाख लिमिट के अंदर है, इस पूरे 90,000 पे कस्टम ड्यूटी इसको पे करनी पड़ेगी, इस पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो पूरे क्वेश्चन में ये 96,000 की अमाउंट है जिस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम पे उसको देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। एज पर रूल 3 baggage rules, Indian resident arriving from any country other than Nepal, Bhutan, Myanmar is allowed duty-free clearance of personal effects, used personal effects and travel souvenirs without any value limit, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वैल्यू लिमिट नहीं है। आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 अलाउड है, एक्सक्लूडिंग मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 if these are carried on in person or in the accompanied baggage of the passenger। ये एक लाइन में समझा देता हूँ क्या लिखी है। जो भी हमने रूल 3 और रूल 4 पढ़े हैं ये अलाउड होंगे अगर वो पर्सन खुद लेके आ रहा है बैगेज, यानी कि अकम्पनीड बैगेज है। अनअकम्पनीड बैगेज पे ये रूल अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी एक बात है, ये याद कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक पॉइंट है, याद हो जाएगा। Now further such general duty of free baggage allowance of passenger cannot be pooled with the general duty, यानी कि पूरा रूल 3 का ज्ञान लिख दिया। Now thus duty liability of Mr. Sujoy wife will be nil, for the personal effects के लिए nil रहेगी। जो 80,000 रुपीज़ की गुड है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, म्यूजिक सिस्टम पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, नील कस्टम ड्यूटी है। फिर आता है रूल 5, वो पूरा लिखा है कि जेंटलमैन को 20 ग्राम और 50,000 है, 40 ग्राम और 1 लाख है। हावेवर अगर वो 1 साल से ज़्यादा रुके तभी ये अलाउड है, तो नो ड्यूटी फॉर मिस्टर सुजॉय। However, his wife is not eligible for this additional jewelry allowance as she had stayed abroad for a less than 1 year। ये सिर्फ 7 महीने या 9 महीने ही रुकी थी, 3 महीने बाद गई थी ना। Thus she has to pay custom duty on the entire amount of 96,000 as she has already exhausted the general duty free baggage allowance of 50,000, इसका already exhaust हो चुका है। Let's say ये म्यूजिक सिस्टम कैरी नहीं कर रही, ना करती, तो 96,000 में 50,000 तो इसको अलाउ कर देते ज्वेलरी, क्योंकि हमने पढ़ा था एक TY के 11 में कि ये एक एडिशनल अलाउंस है रूल 5 का। अगर हम कुछ और नहीं कैरी कर रहे जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस जो रूल 3 वाला है, तो 50,000 हम यहाँ से अकोमोडेट कर सकते थे, तो रिमेनिंग 46,000 पे ही कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती। बट अब इसे पूरी 96,000 में 35% ड्यूटी प्लस 10% उसका SWS 38.5% के हिसाब से कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। एग्जाम में हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 96,000 का 38.5% 36,960 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी बैठती है इस केस में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, आफ्टर विजिटिंग USA फॉर अ मंथ, मिसेस एंड मिस्टर एक्स, इंडियन रेजिडेंट्स एज 40-45 रिस्पेक्टिवली, ब्रॉट टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप लेके आ रहे हैं, वैल्यूड एट 80,000 रुपीज, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स वैल्यूड 90,000 and a personal computer for 52,000 rupees। ठीक है। What is the custom duty payable
इग्नोर कर दो कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये वैसे ना भी लिखा हो तो हम इग्नोर ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी हमें बतानी है कितनी होगी। देखो हमने पढ़ा था लैपटॉप के लिए अगर कोई 18 ईयर्स से ऊपर है और क्रू मेंबर नहीं है तो एक लैपटॉप अलाउड है पर पर्सन। यहाँ पे 2 पर्सन है, लैपटॉप कंप्यूटर तो ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाएगा 80,000 का। पर्सनल इफेक्ट्स भी हमने पढ़े थे, कोई भी हो कहीं से भी आ रहा है, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, रूल 3 है 4 है, पर्सनल इफेक्ट वर्ड पढ़ते ही हम कह देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रूल 3 से आ रहा है रूल 4 से आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये रूल 3 में आएगा, रीजन मीन ये यूएसए से आ रहा है, यानी कि अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, तो इट विल बी एज पर रूल 3, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता ये। पर्सनल कंप्यूटर, जब मैंने लैपटॉप समझाया था तभी मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो वो टैक्सेबल होगा, ये लैपटॉप की कैटेगरी में नहीं आता, दिस इज़ अ डेस्कटॉप, दिस इज़ नॉट मूवेबल आइटम। तो पर्सनल कंप्यूटर 52,000 पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि मिसेस एक्स लैपटॉप ले आई और मिस्टर एक्स पर्सनल कंप्यूटर ले आया और दोनों कंप्यूटर दोनों को एक एक अलाउड है। अगर ये दोनों बंदे मिलके 2 लैपटॉप्स लेके आते तो एक एक बढ़ जाता दोनों में, बट एक पर्सनल कंप्यूटर है, देयरफॉर पर्सनल कंप्यूटर पे कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट ऑफ 38.5%, क्योंकि 35% प्लस 10%। बट कौन सी वैल्यू पे लगेगी, दिस ड्यूटी इज एड वोलरम वैल्यू पे लगेगी। तो क्या वैल्यू लेंगे, क्या 52,000 पे लगेगी? अगर आपका आंसर है कि 52,000 का 38.5% हम निकाल दें तो ये आंसर एग्जामिनर गलत कर देगा। यू नो वाई? मैंने हमेशा कहा था कि कस्टम ड्यूटी लगेगी इन एक्सेस ऑफ आवर ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। अब देखो एज पर रूल 3 इन्हें पर्सनल इफेक्ट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है, अदर आर्टिकल्स देन आर्टिकल्स अदर देन एनेक्सर 1 50,000 रुपीज़ की आर्टिकल्स अलाउड है। अब इनके पास कुछ और आइटम्स है नहीं, अगर ये पर्सनल कंप्यूटर चाहे मिसेस का डाले या मिस्टर एक्स का, किसी एक का किसी पे भी बाइफिकेट करे तो 50,000 रुपीज़ तक की आइटम्स इन्हें अलाउड है। तो एक्स्ट्रा कितना सामान ला रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपये का, तो इस 2,000 रुपये भी ही कस्टम ड्यूटी लगेगी, पूरे 52,000 पे नहीं लगेगी। एक चीज़ है, इनको पूल नहीं कर सकते कि इसका भी 50,000 है, मिस्टर का भी 50 है, मिसेस का भी 50,000 अलाउड है, तो टोटल 1 लाख विद इन 52,000 1 लाख के विद इन है, तो पूरा अलाउ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, पुल नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से हमें फ्रेम करना है आंसर, क्योंकि ये तो देखो जितनी बार पढ़ोगे तभी प्रैक्टिस होगी कितना फ्रेम करना है। मैं रीड कर दूं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा सकता हूँ जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। लेट्स सी, एज पर रूल 3 एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी कोई सेक्शन नंबर आया, मैंने कहा है कि सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट रूल नंबर मैं कहूँगा कि रूल नंबर याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। रूल नंबर्स याद रखना, 3 ही रूल मेन याद करने हैं, रूल नंबर 3, 4 और 5। 3 है अपना अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, 4 है कमिंग फ्रॉम नेपाल भूटान म्यांमार, एंड 5 है अपना ज्वेलरी अलाउंस। ये 3 याद हो जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो रीड करते हैं। एज पर रूल 3 ऑफ द बैगेज अलाउंस 2016, एन इंडियन रेजिडेंट arriving from any country other than Nepal, Bhutan, Myanmar is allowed duty-free clearance of personal effects and travel souvenirs without any limit. Articles up to the value of 50,000, excluding mentioned in Annexure 1, if these are carried on in person or in the accompanied baggage of the passenger. वही चीज़ हमने पहले बोली थी। Further, it cannot be pooled. अब one laptop other than imported into India, नहीं, one laptop computer when imported into India by a passenger of the age of 18 years or above other than member of crew is exempt from whole of the custom duty। एक लैपटॉप भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाने देंगे। अकॉर्डिंग देयर विल बी नो कस्टम ड्यूटी ऑन द यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ 90,000, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है 90,000 के, इस पे नहीं लगेगी। लैपटॉप कंप्यूटर पे भी नहीं लगेगी, दे विल बी एग्जम्प्ट। Duty will be payable on personal computer after exhausting the duty free baggage allowance, that will be assessable value होगी 2,000। कैसे निकाली, 52 माइनस 50, 50 क्या है, दिस इज बैगेज फ्री अलाउंस। बैगेज फ्री अलाउंस को देखो जर्नल बैगेज फ्री अलाउंस GFA भी कहते हैं, दैट इज जर्नल बैगेज फ्री अलाउंस, दिस इज जर्नल अलाउंस।
52,000 कंप्यूटर की वैल्यू थी, 50,000 का फ्री अलाउंस है, तो 2,000 रुपये पे कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट ऑफ 35%। फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 2,000 का 35% आता है 700, इसका 10% आ जाएगा BCD का 10%, SWS 70, 770 रुपये की कस्टम ड्यूटी इन्हें पे करनी होगी, ठीक है, ऑन दिस पर्सनल कंप्यूटर। आई होप चीज़ें समझ आई होगी। देखो अब चीज़ें पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, बस एक रिपीटिशन है। जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, देखो सुनने से ज़्यादा अगर खुद बोलोगे, खुद क्वेश्चन करोगे, तब ज़्यादा याद रहेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईजी है, लिमिट्स आसानी से याद हो जाएगी और आसानी से भूल भी जाओगे एग्जाम वाले दिन, तो जितना याद हो उतना बेटर। नेक्स्ट ये TY के 11 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन TY के 27, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी। Gregory Peg of foreign origin has come on travel visa to tour in India. एक पर्सन है जो फॉरेन ओरिजिन का है, इंडिया आया है ट्रैवल पर्पस के लिए। ही कैरीज विद हिम एज पार्ट ऑफ द बैगेज द फॉलोइंग आइटम। ये सारा सामान ये लेके आ रहा है अपने बैगेज में, एक एक करके इसको हम देखेंगे बाद में। Determine the custom duty payable if the effective rate of duty is 38.5% inclusive of SWS, but short explanations wherever required. देखो बैगेज में स्टैंडर्ड रेट हमें पता है कस्टम ड्यूटी का 35% है, प्लस इसमें SWS ऐड होता है 10%, एंड दिस गिव्स अस 38.5% का इफेक्टिव रेट, जो क्वेश्चन ने हमें दे भी रखा है। अगर ये क्वेश्चन में 38.5 की जगह हमें 40% दिया होता, तो हम क्वेश्चन 40% के हिसाब से सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन से आर्ग्यू नहीं करेंगे। बट अगर ये मिसिंग होती तो हम 38.5% ही लेंगे। पहली बात तो ये। अब एक पर्सन है फॉरेन ओरिजिन का, इंडिया आया है ट्रैवल करने। हमने दो रूल्स देखे थे, रूल 3 और रूल 4। 3 बात करता था पर्सन ट्रैवलिंग अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, और 4 बात करता था नेपाल भूटान म्यांमार से अगर ट्रैवल कर रहा है। इसमें रूल 4 तो नहीं लगेगा, रीजन मीन क्वेश्चन हमें नहीं बता रहा कि ये कौन सी कंट्री से आ रहा है, बट इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि ये नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहा है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता हम रूल 4 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रूल 4 में फिर आगे से क्वेश्चन में हमें फर्दर डिटेल्स भी चाहिए होगी कि ये लैंड रूट से आ रहा है, अदर रूट से आ रहा है, तो अब इतनी एजम्पशंस तो लेंगे नहीं कि कैसे आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम रूल नंबर 3 यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 में देवर 3 टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स, जो मैंने एक ट्राई कलर बनाया था तिरंगा के कलर्स में, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन में। ये पर्सन फॉल करता है वाइट कलर वाले पर्सन में, दैट इज अ टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। और इसके लिए मैंने देखा था पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनिर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड थे। अदर आर्टिकल्स अदर देन एनेक्चर 1 15,000 तक की वैल्यू के ला सकता है। ये तो हमारा पूरा कंसेप्ट है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैंने एक आंसर का यहाँ पे जो एरिया है ब्लैंक छोड़ा है, ताकि हम इसे पूरा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम के हिसाब से। थ्योरी मैं सिर्फ बोलूँगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैं थ्योरी बोलूँगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे दैट एज पर रूल 3 ऑफ बैगेज रूल्स 2016, अ टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन traveling from any country other than Nepal, Bhutan, Myanmar is allowed duty-free clearance of following items. Number 1, personal effects and travel souvenirs. Number 2, other articles up to a value of 15,000 excluding articles mentioned in Annexure 1. तो ये तो हमने अपना पूरा रूल समझा दिया जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। अब आते हैं इसको न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, वो इसका मेन फोकस है। और ये नोट्स लिखना, ये जो हमने रूल लिखा है ये भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर रहा है विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। हमें एक्सप्लेनेशंस भी देनी है अपने जो भी हमने चीज़ें ली है। नाउ लेट्स कंप्यूट कस्टम ड्यूटी। तो हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी
यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले ये पर्सन लेके आ रहा है अपने साथ ट्रैवल सोवेनियर्स वर्थ 85,000। ट्रैवल सोवेनियर्स हमें पता है फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। ठीक है, तो कस्टम डिपार्टमेंट को इसकी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, जितनी मर्जी वैल्यू का लेके आ जाए, 85,000 का लेके आए, चाहे 8 लाख का लेके आए, चाहे 85 लाख का लेके आए, ट्रैवल सोवेनियर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ट्रैवल सोवेनियर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे निल, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट को इसकी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हुए हमें ये वैल्यू चाहिए भी नहीं। फिर लेके आ रहा है ये पर्सन अपने साथ अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन इन पर्सन 1,50,000। अदर आर्टिकल्स कैरिड इन पर्सन 1,50,000 रुपए की ये वैल्यू लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट ही इज कैरिंग 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स ऑफ 100 ईच, जिसकी वैल्यू बनती है 12,000। 120 इंटू में 100, 12,000 रुपए की सिगरेट्स कैरी कर रहा है। नंबर ऑफ स्टिक्स है 120। अब देखो हमने एनेक्जर 1 में पढ़ा था कि सिगरेट्स की एक्सीडिंग 100 क्वांटिटी, अगर 100 से ज़्यादा सिगरेट्स कैरी करता है अपने साथ तो वो एनेक्जर 1 में आ जाती है, और उससे कम करता है तो उसको फ्री बैगेज अलाउंस में कैरी कर सकता है। ही इज कैरिंग 120, तो कस्टम ड्यूटी लगेगी ऑन सिगरेट्स 100 स्टिक्स पे। 100 स्टिक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक 100 रुपए की है तो 100 कितने की हो जाएगी, 10,000। तो 10,000 रुपीज़ तो आ जाएगा ये ड्यूटी फ्री अलाउंस में। इसको हम जनरल फ्री अलाउंस भी कहते हैं। जो रूल 3 और 4 वाला है दैट इज जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस। और एक चीज हमने और रीड करी थी कि फायर आर्म्स या फायर आर्म्स की कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50 एंड सिगरेट सिगार्स टोबैको एक्सीडिंग देयर लिमिट आर नॉट चार्ज टू 35% ऑफ रेट, दे आर चार्ज टू 100% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये चीज़ एक बार मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। देखो यहीं पे वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक था, यहाँ पे था कि 35% रेट इज नॉट एप्लीकेबल टू फायर आर्म्स कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50 एंड सिगरेट सिगार टोबैको इन एक्सेस ऑफ देयर क्वांटिटी, उन पे 100% का रेट लगेगा। तो ये पर्सन अपने साथ 120 सिगरेट लेके आ रहा है, 100 सिगरेट्स तक का तो 35% रेट लगेगा, जो एक्स्ट्रा 20 सिगरेट्स है उस पर कितना लगेगा, 100% का रेट। तो यहाँ पे हम एक और कैलकुलेशन करेंगे अपने साथ। सिगरेट्स, वन सेकेंड, एक्सीडिंग 100 दैट इज 20 स्टिक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 स्टिक्स इंटू 100 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ की ये वैल्यू है सिगरेट्स की। ठीक है, ये एक डिफरेंट कैलकुलेशन है। इसको हमने कवर कर लिया। फिर ये कैरी कर रहा है अपने साथ फायर आर्म विद 100 कार्ट्रिजेस एंड वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कार्ट्रिजेस एट 500 पर कार्ट्रिज। 1,00,000 रुपए की ये कैरी कर रहा है फायर आर्म प्लस उसकी कार्ट्रिजेस। कितनी कार्ट्रिज है, 100। देखो फायर आर्म इज अ एनेक्जर 1 आइटम, तो फायर आर्म्स पे तो ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, और हमने पढ़ा था फायर आर्म्स पे रेट लगता है 100% का। तो यहाँ पे एक सेकेंड आइटम आ गई दैट इज फायर आर्म, बंदूक जो अपने साथ कैरी कर रहा है। कितनी वैल्यू की है ये, टोटल वैल्यू फायर आर्म प्लस 100 कार्ट्रिज की 1,00,000 की है। एक कार्ट्रिज 500 रुपये की है तो 100 कार्ट्रिजेस कितनी की हो गई, 50,000। इससे हमें क्या पता चलता है, फायर आर्म्स की वैल्यू कितनी हुई, 50,000 की। 50,000 की बंदूक है और 50,000 की ही उसकी गोलियां हैं। ठीक है, तो फायर आर्म पे तो 35% रेट नहीं लगेगा,
फिर इसकी कार्ट्रिजेस, कितनी कार्ट्रिज कैरी कर रहा है, 100। एनेक्जर 1 क्या कहता है, एक्सीडिंग 50 अगर होगी तो एनेक्जर 1 में फॉल करेगी, अप टू 50 उस पे लग सकता है अपना बेसिक रेट। तो कार्ट्रिजेस 50, ये भी हमें जर्नल फ्री अलाउंस मिलेगा। इस पे कितनी वैल्यू की है, अगर एक कार्ट्रिज 500 की है तो 50 कार्ट्रिजेस हो जाएगी 25,000 रुपीज़ की। सिमिलरली जो 50 से ऊपर कार्ट्रिज एक्सीड कर रही है उस पे रेट कितना लगेगा, 100%। तो कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50 उस पे 25,000 वैल्यू पे रेट लग जाएगा 100 रुपये, 100% का। ठीक है, और क्या रह गया, और कुछ भी नहीं है, सारी आइटम्स हमने कवर कर ली। अब देखो, अगर हम इस टोटल बैगेज का, इन बैगेज का टोटल करें कि ये पर्सन अपने साथ क्या क्या लेके आया, कस्टम ड्यूटी के पर्पस के लिए क्या क्या वैल्यू ली जाएगी, ट्रैवल सोवेनियर्स की निल वैल्यू, अदर आर्टिकल्स 1.5 लाख रुपए की कैरी कर रहा है, सिगरेट कैरी कर रहा है अप टू 100 स्टिक्स जिसकी 10,000 की वैल्यू है, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म अप टू 50, 25,000 रुपये की कैरी कर रहा है। टोटल बैगेज की वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस इज 1,85,000 फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी। दिस इज baggage that can be accommodated in journal free allowance। इतना अमाउंट का बैगेज जर्नल फ्री अलाउंस में अकोमोडेट कर सकते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे जर्नल फ्री अलाउंस ऑफ 15,000, क्योंकि रूल 3 में हमने पढ़ा था कि 15,000 रुपये का इस फॉरेन टूरिस्ट को अलाउड है। तो 15,000 रुपये ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है अपना बैगेज, और बाकी बैगेज पे इसे देनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। तो कितनी अमाउंट बन जाती है ये, 1,70,000 रुपये पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। This is baggage on which custom duty is payable। कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है, 38.5%। तो 1,70,000 पे 38.5% एट द रेट 38.5%, तो कस्टम ड्यूटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 65,450 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी पे करेगा अपने इस बैगेज पे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग चीज़ें थी, रिमेनिंग अपने साथ ये फायर आर्म कैरी कर रहा है, सिगरेट्स कैरी कर रहा है 100 से ऊपर 20 स्टिक्स, और कार्ट्रिजेस कैरी कर रहा है एक्सीडिंग 50। इस वैल्यू पे लगेगा एट द रेट 100% प्लस SWS 10%। कितनी वैल्यू है ये, 2,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, 77,000 रुपीज़ की वैल्यू है। इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट ऑफ 110%, मतलब 100% ड्यूटी प्लस 10% SWS। 77,000 रुपीज़ की चीज़ पे 84,700 की कस्टम ड्यूटी इसे पे करनी होगी। इन आइटम्स में, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, नोट में बोलता हूँ, आप एक बार लिख सकते हो यहाँ पे। नोट में हम लिखेंगे कि फायर आर्म्स, cartridges of firearms exceeding 50 and cigarettes exceeding 100 are not chargeable to
rate applicable for baggage, that is 38.5%. These items are charged at the rate 100% प्लस 10% SWS। ठीक है, इतना सा एक नोट हमें देना है इस कैलकुलेशन के लिए कि हमने इसको 100% क्यों लिया है, ये हमने नोट देना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये नोट मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है हमने, देखो ये चीज़ है, द रेट ऑफ 35% इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, टू फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस, सिगरेट, सिगार्स, टोबैको, दीज आइटम्स आर चार्ज 100% प्लस SWS। ठीक है, तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन। एग्जाम में अगर आएगा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से हमें पूरा सब कुछ लिखना भी है, सारे रूल्स एक्सप्लेन करने हैं, हर एक चीज़ की हमने जो कैलकुलेट करी है ऐसे हमें नोट्स भी देने हैं। तो दिस वॉज आवर आंसर। एक चीज़ मैं बता दूं, ICA ने जब इसको सॉल्व करा है, ICA ने ये अमाउंट निकाली है, सिर्फ ये फर्स्ट कैलकुलेशन करी है कॉम्प्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी 65,000 रुपीज़ की, और ऐसा नोट लिख के दे दिया कि फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेज और सिगरेट्स पे 35% नहीं लगेगा, 100% का रेट लगेगा। ICA ने ये 100% वाली कैलकुलेशन नहीं करी, ये रेट कस्टम ड्यूटी नहीं निकाली, इसको स्किप कर दिया। बट एग्ज़ाम में हम इसे करेंगे क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि हम ये सब सॉल्व करें, क्योंकि अगर हमें पता है 100% रेट लगेगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिटरमाइन करो कस्टम ड्यूटी, तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। आगे अगर ICA का फॉर्मेट फॉलो करना है तो बस यहाँ तक क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन TY 30, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने ऊपर जो करा था उसी का रिपीटिशन है। क्या कहते हैं, आफ्टर विजिटिंग USA फॉर अ मंथ, मिस्टर्स एंड मिस्टर अय्यर, एज दे रखी है 35-40, ब्रॉट इन टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर 70,000। तो हमें पता है लैपटॉप कंप्यूटर एक एग्जाम्ड है अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। यूज पर्सनल इफेक्ट्स वैल्यूड 140, ये भी एग्जाम्ड है। एक पर्सनल कंप्यूटर लेके आए हैं 58,000 का, पर्सनल कंप्यूटर एग्जाम नहीं है। कैलकुलेट करनी है कस्टम ड्यूटी, तो क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें तो आइटम एग्जाम्प्ट है। 58,000 का इनका कंप्यूटर है, 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस हमें मिलता है, तो 8,000 पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। 8,000 पे कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट ऑफ 38.5%, दैट विल कम टू बी 3,080 रुपीज़। ये इसकी कस्टम ड्यूटी है। बाकी हमें सिर्फ इतना सॉल्व नहीं करना, अगर ये एग्जाम में आएगा। इलस्ट्रेशन 5 में जो हमने पूरा नोट लिखा था कि हमने एक्सप्लेन करा है रूल 3, फिर लैपटॉप एक्सप्लेन करा है, फिर हमने कैलकुलेट करी थी कस्टम ड्यूटी, तो ये सब पूरी चीज़ हमें करनी होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बैगेज अलाउंस टॉपिक, TYK 31। अब ये क्वेश्चन हमें बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि हमारे पूरे सारे कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। लेट्स सी, मिसेस एक्स, इंडियन रेजिडेंट, 36 ईयर्स ओल्ड है, हु वॉज ऑन अ विजिट टू चाइना, रिटर्न आफ्टर 6 months। शी वॉज कैरिंग विद हर द फॉलोइंग आइटम्स, अपने साथ ये सारा सामान लेके आई। हमें निकालनी है कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिसेस एक्स विद रेफरेंस टू बैगेज रूल्स 2016। ठीक है, अब सबसे पहले रूल इसमें कौन सा लगेगा, रूल इसमें 3 ही लगेगा क्योंकि ये ना नेपाल से आ रही है, ना भूटान से, ना म्यांमार से, चाइना से आ रही है, तो रूल 3 लगेगा। इंडियन रेजिडेंट है तो इसको पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनिर्स वो तो जिसके भी हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदर आर्टिकल्स 50,000 तक की कैरी कर सकती है अदर देन एनेक्जर 1 आइटम्स। सो लेट्स सी, हम निकालेंगे इसमें कॉम्प्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय मिसेस एक्स। पर्सनल इफेक्ट्स 75,000, बट कस्टम की नज़रों में, कस्टम डिपार्टमेंट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू नील। ठीक है, ये हम ऐसे लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और यहाँ पे आ गया रुपीज़।
तो शी इज कैरिंग पर्सनल इफेक्ट्स 75,000 की, दिस इज, इसकी वैल्यू कस्टम के लिए है nil। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, इसके साथ भी लिख सकते हैं अलग से नोट 1 करके भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखनी जरूरी है कि हम nil क्यों ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे एज पर रूल 3, ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, ये जर्नल फ्री अलाउंस है, ड्यूटी फ्री अलाउंस है, जर्नल फ्री अलाउंस है। फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप, लैपटॉप भी हमें पता है अगर एक पर्सन लाता है 18 ईयर्स के ऊपर का, एक लैपटॉप हम कैरी कर रहे हैं और वो क्रू का मेंबर नहीं है, तो वो भी नील माना जाएगा, उस पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यही चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, दैट इफ़ कैरिड बाय 18 ईयर्स और अबव, नॉट अ क्रू मेंबर। मैं चलो लिख नहीं रहा, इसको आप लिख सकते हो क्योंकि हमें कंसेप्ट तो पता ही है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर शी इज़ कैरिंग ज्वेलरी, 25 ग्राम ज्वेलरी है और 75,000 की वैल्यू है। देखो ज्वेलरी के लिए हमने पढ़ा था एक, तो रूल 5, रूल 5 में अगर लेडी पैसेंजर है मिसेस एक्स, जेंट अगर लेडी है, तो शी कैन कैरी 40 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी विद एन वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख, बोथ शुड बी सेटिस्फाइड। तो क्या इसकी ज्वेलरी 1 लाख से कम की है? क्या 40 ग्राम से कम की है? 25 ग्राम है। तो क्या ये ड्यूटी फ्री अलाउंस इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है? तो ड्यूटी फ्री अलाउंस इसको मिलना तो चाहिए बट नहीं मिलेगा। रीज़न मीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी थी कि दैट पैसेंजर स्टेज अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर और अबव। एक बार हम चेक करते हैं रूल 5 क्या कहते हैं, फटाफट से रूल 5 पे आते हैं। मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल भी रह ले तब भी नहीं मिलेगा, 1 साल से 1 दिन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको ये ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, तो ज्वेलरी हम 75,000 रुपीज़ की वैल्यू ये बैगेज में ला सकती है, क्योंकि जो इसका 50,000 रुपीज़ का बैगेज अलाउंस मिलेगा उसमें ये क्लेम कर सकती है। तो 75,000 रुपये की वैल्यू कस्टम ड्यूटी लेगा इसकी ज्वेलरी की। यही चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी करनी होगी। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट ड्यूटी फ्री ज्वेलरी अलाउंस इज नॉट अवेलेबल टू मिसेस एक्स सिंस शी डिड नॉट स्टे अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट, शी इज कैरिंग अ म्यूजिक सिस्टम जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़ की। ये हम यहाँ पे लेंगे, रीज़न मीन ये आ जाएगा अपना अदर आर्टिकल्स अदर देन मेंशन्ड इन एनेक्सर 1। तो म्यूजिक सिस्टम है, अदर आर्टिकल है, एनेक्सर 1 में म्यूजिक सिस्टम नहीं लिखा, एलसीडी एलईडी लिखा है, एलईडी टीवी है, बट ये चीज़ नहीं है। तो 50,000 रुपये की वैल्यू का ये मिल जाएगा इसे। तो टोटल बैगेज इसका बना है 50 + 75, 1,25,000 रुपये का टोटल बैगेज वैल्यू कैरी कर रही है कस्टम डिपार्टमेंट की नज़रों में। इसमें से हम लेस कर देंगे जर्नल फ्री अलाउंस, कितना मिलेगा इसे बीइंग इंडियन रेजिडेंट, 50,000 का जर्नल फ्री अलाउंस मिलेगा। तो बैगेज ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बैगेज ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज पेएबल, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 50,000, नॉट 50,000, एक सेकेंड, 1,25,000 से 50,000 माइनस कर देंगे, तो 75,000 रुपीज़ की वैल्यू पे इसे कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी का रेट क्या लगेगा? क्वेश्चन में तो हमें बताया नहीं है कि कितना रेट है, तो क्या करें, कितना रेट ले? हमें पता है कि 35% का रेट लगता है प्लस 10% SWS, तो इफेक्टिव रेट पड़ता है 38.5%। तो 75,000 इंटू में 38.5% गिव्स अस 28,875 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी इनको पे करनी होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो विद दिस हमारे बैगेज के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं जो स्टडी मैट में गिवन है। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलता है
जो हाँ किसी पास्ट एग्जाम में है, आरटीपी में या एमटीपी में गिवन है, तो वो भी मैं कवर करने के लिए ट्राई करूँगा एक किसी और वीडियो में। तो बट आईसीए के स्टडी मैट के हिसाब से हमारे ये रूल्स और इसके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है इस पूरे चैप्टर का, जो 3 रूल्स बचते हैं उसको हम कवर करते हैं। हमने रूल 3, 4 और 5 कवर करा। अब एक आता है रूल 6, 8 और 9। इसको हम फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद हमारे ये चैप्टर खत्म। सबसे पहले रूल 9, क्रू बैगेज। जो क्रू कैरी कर रहे बैगेज, उसके लिए हम देखते हैं। It says that these baggage rules are also applicable to the members of the crew engaged in foreign-going conveyance for importation of their baggage when they are finally paid off on termination of their engagement. जो हमने ऊपर बैगेज रूल्स पढ़े वो क्रू मेंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। क्रू मेंबर कैरी कर सकता है, बट हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्रू के लिए ड्यूटी एग्जम्पशन, जो यहाँ पे था कि क्रू के लिए सिर्फ पर्सनल यूज गुड्स ही ड्यूटी फ्री अलाउड है, बाकी चीज़ें नहीं है। अगर वो गिफ्ट या ट्रैवल सोवेनियर्स कैरी कर रहा है क्रू, तो वो अलाउड नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सनल यूज ही गुड्स अलाउड है। इसके अलावा और क्या कहते हैं यहाँ पे, अदर क्रू ऑफ अ वेसल और एयरक्राफ्ट विल बी अलाउड टू ब्रिंग आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, चीज, कॉस्मेटिक्स और अदर पेटी गिफ्ट आइटम्स फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज नॉट एक्सीडिंग 1500 रुपये। देखो क्रू का क्या है, रोज ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फिर वापस इंडिया आते हैं, रोज या हर 2-4 दिन बाद, तो उनका तो लगा आना जाना लगा रहता है। अगर इनको भी, अगर इंडियन रेजिडेंट है, क्रू इंडियन रेजिडेंट है, 50,000 अलाउ कर दिया जाए अदर आर्टिकल्स। पर्सनल इफेक्ट तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर ही रहा है, उसके लिए कोई रूल नहीं है कि पर्सनल इफेक्ट जो भी अपने रोज़ के लिए इनको चीज़ें चाहिए, अपना 3 दिन की अगर है, अगर इंडिया से यूएस से ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में कोई एयर हॉस्टेस, अपने क्लोथ्स लेके जाएंगे, अपने फूड आइटम्स जो भी डेली आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है पर्सनल आइटम। बट अगर इनको भी 50,000 अलाउ कर दे, तो ये तो महीने में कितनी बार 50-50 हज़ार की आइटम्स ले आएंगे। ठीक है, इनका तो रोज़ का ही काम है आना जाना, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। इनको कहा है कि ये चॉकलेट्स ले आए, चीज़, कॉस्मेटिक्स, ये कोई भी गिफ्ट आइटम्स ले आए, इट शुड नॉट एक्सीड 1500 रुपये। ठीक है, और क्रियो के लिए हमने देखा था इनको लैपटॉप भी अलाउड नहीं है, ये लैपटॉप ले आए, तो सिर्फ 1500 रुपये तक की आइटम्स ला सकते हैं अपने पर्सनल गुड्स के साथ। दैट्स इट। ये रेलिवेंट बन जाता है एमसीक्यू के लिए। फिर आता है एक अनअकम्पनीड बैगेज, भी हमने पढ़ा था बैगेज की डेफिनेशन में, दैट बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। तो अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है, जिसके साथ पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा। अनअकम्पनीड बैगेज एक तरीके से कोरियर के थ्रू हम भेज देता है बैगेज अपने आप। ठीक है, तो इस पे भी रेट लगेगा, 35% का रेट ही है, तो रेट में कोई चेंज नहीं है। फिर 2 प्रोविजंस हैं एमसीक्यू के लिए, वो हम देख लेते हैं। अबव प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल टू अनअकम्पनीड बैगेज अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। यानी कि जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े वो सब अनअकम्पनीड बैगेज पे भी लगेंगे, जब तक उसे एक्सक्लूड ना करा जाए स्पेसिफिकली। और जो हमने रूल 3 और 4 पढ़ा था, उसमें अनअकम्पनीड बैगेज को एक्सक्लूड करा गया। ये हमें कैसे पता चलता है, देखो हमने जो क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन 4, इसकी जो थ्योरी यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे बी पॉइंट जो मैंने मार्क भी कराया था कि these articles up to the value of 50,000 is allowed duty free if these are carried on in person or in the accompanied baggage। कहने का मतलब अनअकम्पनीड बैगेज में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो 50,000 का अलाउंस अनअकम्पनीड में नहीं मिल रहा, तो अगर अनअकम्पनीड बैगेज आता है तो उस पर 35% का रेट लगेगा। फिर कहते हैं इफ अनअकम्पनीड बैगेज हैड बीन इन पोजेशन अब्रॉड ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर के पास वो अब्रॉड में था, अगर यूएसए से पर्सन इंडिया ट्रैवल कर रहा है तो यूएसए में वो बैगेज उसके पास होना चाहिए, एंड इज डिस्पैच्ड विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया। लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो इंडिया में आ गया, इंडिया रीच कर गया, उसका बैगेज उसके आने के बाद आ रहा है, और कब तक आ रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 month,
तो वो अनअकम्पनीड बैगेज कहलाएगा, कोरियर नहीं कहलाएगा। तो डिस्पैच विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर वो आ जाए तो अनकम्प्लीट बैगेज कहलाएगा। 35% का उस पर रेट लगेगा, या जो भी उसके रूल्स की एग्जाम्पशन मिलनी है वो मिलेगी, वो कोरियर नहीं कहलाएगा। और एक्सटेंशन मिल सकती है इसके लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स तो अभी आया नहीं, इंडिया पहुंचा नहीं, हो सकता है बाद में आए, उसका बैगेज पहले पहुंच जाए, बिफोर अराइवल ऑफ मिस्टर एक्स। तो अनकम्प्लीट बैगेज कैन ऑल्सो लैंड इन इंडिया अप टू 2 months बिफोर अराइवल ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर के आने से पहले उसका सामान आ सकता है, 2 महीने पहले तक। इफ and however if the passenger is not able to arrive within in India within 2 months due to circumstances beyond his control, तो कमिश्नर में एक्सटेंड द सेट पीरियड ऑफ 2 months अप टू 1 year, 1 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकता है। इसको अगर हम समराइज करें तो ये कहता क्या है, अनअकम्पनीड बैगेज पैसेंजर के आने के बाद भी आ सकता है विद इन 1 month, कि मिस्टर एक्स इंडिया पहुंच गया, 1 महीने बाद उसका सामान आया। मिस्टर एक्स अभी यूएसए में ही है, उसका सामान पहले ही आ गया, इसने 2 महीने विद इन 2 months अगर ये आ जाए तो अनकम्पनीड बैगेज ट्रीट हो जाएगा। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक ड्यू टू सम रीजंस। दिस वाज रूल 8। अब आता है रूल 6। रूल तो वैसे काफ़ी बड़ा है बट इस पर क्वेश्चन कोई नहीं है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं बस एक एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से। देखो व्हाट डज इट से, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। कहने का मतलब, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन अब्रॉड or is transferring his residence to India will be allowed duty-free clearance of articles on his return in the manner given in the appendix below। क्या कह रहा है, एक पर्सन यूएसए में है, वो इंडिया आ रहा है और ट्रैवल पर्पस के लिए नहीं आ रहा, परमानेंटली ट्रांसफर लेके आ रहा है, इंडिया में ही रहेगा। या तो पहले जॉब करता था, अब इंडिया ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफरिंग इज रेजिडेंस टू इंडिया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस है, उसको ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा एज पर दिस अपेंडिक्स बिलो। This allowance would be in addition to the general duty free baggage allowance of rule 3 और 4 as the case may be। रूल 3 और 4 का तो बैगेज इसे मिलेगा ही मिलेगा, रूल 5 भी इस पे लगेगा, वो एडिशनल है, बट रूल 6 का ये अलाउंस इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या कहता है ये अपेंडिक्स, लेट्स सी। अब इसको बाइफरकेट करें कि वो बाहर कंट्री में कितने टाइम रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ये टेबल बस मैं रीड करूंगा, याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, कैसे याद करना है। देखो, अगर वो पर्सन 3 महीने से लेके 6 महीने तक बाहर रुकता है, उसके बाद इंडिया ट्रांसफर करता है और वो इंडियन पैसेंजर है, तो उसे 60,000 रुपीज़ की वैल्यू का सामान और अलाउ कर दिया जाएगा। आर्टिकल्स अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी 60,000। एनेक्जर रूल 3 और 4 की 50,000 की वैल्यू तो उसे मिल रही है, प्लस 60,000 की मिल जाएगी। और 60,000 क्या थे, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2, यानी कि एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 की आइटम्स छोड़ के पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकता है, हमने रूल 3 और 4 में लिखा था विदाउट एनी लिमिट, बट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स इन मेंशन्ड इन एनेक्जर 3 अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 60,000। एनेक्जर 3 की आइटम्स ला सकता है टू अ मैक्सिमम ऑफ 60,000। 1 और 2 की आइटम्स अलाउड नहीं है लाना, अलाउड मीन्स ड्यूटी फ्री अलाउड नहीं है। और पर्सनल हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि पर्सनल इफेक्ट्स, ट्रैवल सोवेनिर्स तो ला ही सकता है। इतनी चीज़ हमने सीखी हुई है। एनेक्जर 1 हमने रीड कर लिया, क्या है एनेक्जर 1 में, जो भी 6 आइटम्स है ये हमने पूरा पढ़ा रूल 3 और 4 में। 2 और 3 हम पढ़ लेंगे, इतना ध्यान देने वाली नहीं है कि 2 मतलब क्या नहीं ला सकता, 3 मतलब क्या ला सकता है। तो ये 60,000 तक की वैल्यू ला सकता है अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच में रुकता है। फिर 6 महीने से 1 साल के बीच में रुकता है तो 1 लाख तक की वैल्यू ला सकता है। ये चीज़ें तो है ही, प्लस 1 लाख रुपीज़, और इंडियन पैसेंजर होना चाहिए। अगर मिनिमम 1 साल से लेके मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 साल, पिछले 2 साल में 1 साल तो बाहर रहता ही है, 1 साल या उससे ज़्यादा, तो 2 लाख रुपए का सामान ला सकता है। एंड द कंडीशन इज ही शुड नॉट हैव अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में ये बेनिफिट इसने नहीं लिया तभी ला सकता है।
ऐसा नहीं कि पिछले साल भी लिया था अब भी लिया है, पिछले 3 साल का मिनिमम गैप पीरियड होना चाहिए। ठीक है, कूलिंग पीरियड कह सकते हैं कि 3 साल में एक बार इस प्रोविजन को यूज कर सकते हैं। फिर अगर 2 साल या उससे ज़्यादा रहता है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हमने देख लिया, 2 साल से ज़्यादा रहता है तो 5 लाख तक का सामान कैरी कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए भी कुछ कंडीशंस और रिलैक्सेशंस है। क्या कहता है कि मिनिमम स्टे ऑफ 2 years अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, यानी कि 2 साल का मिनिमम स्टे तो होना ही चाहिए। बट अगर लेट से 2 साल मीन्स 24 मंथ, बट ये सिर्फ 22 मंथ्स ही रुका, तो जो शॉर्टफॉल है 2 महीने का उसको माफ कर सकता है, कंडोन कर सकता है कमिश्नर, इफ अर्ली रिटर्न इज ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनल लीव या वेकेशन अवेल्ड बाय पैसेंजर और एनी अदर सर्कमस्टांसेस, किसी भी रीजन की वजह से वो जल्दी आ रहा है इन 3 रीजन से, तो 2 महीने का टाइम पीरियड कंडोन करा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग 2 preceding years शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। देखो 2 साल के लिए तो ये बाहर रह रहा है, ठीक है, अब बीच में ये इंडिया भी आया होगा घूमने के लिए, तो पिछले 2 सालों में 6 महीने से ज्यादा इंडिया में ना रुका हो। ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट विजिट्स है, और इन शॉर्ट विजिट को भी अगर 6 महीने से ज़्यादा ये रुक जाता है, द प्रिंसिपल कमिश्नर में कंडोन शॉर्ट विजिट्स इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। राइटिंग में एक रिक्वेस्ट करनी होगी, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा कहीं रुक जाता है पिछले 2 सालों में, इंडिया लेट से 7 मंथ्स रुक गया, तो उसको एक अगर ये चाहिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इन राइटिंग। और ये फैसिलिटीज़ ने पिछले 3 सालों में यूज़ ना करी हो, ऊपर भी था कि 3 years में यूज़ ना करी हो, तो 3 साल में एक बार ये रूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस रूल को बस इतना ही मैं कहूँगा, जितनी बार पढ़ लो उतना कम है, 1-2 बार पढ़ लो इसको, एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। एनेक्सर 2 और 3 की आइटम्स एक बार हम देख लेते हैं क्या है। 2 वाली आइटम्स है दैट इज नॉट अलाउड, 3 वाली आइटम्स है कि अलाउड है, कैरी कर सकता है। ठीक है, क्या अलाउड नहीं है इसको रीड कर लेना, कुछ समझाने वाला नहीं है। क्या अलाउड है इसको भी रीड कर लेना। एक चीज़ बस देखना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, अगर कोई डोमेस्टिक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, जिसकी कैपेसिटी है 300 लीटर से ऊपर, तो वो अलाउड नहीं है इन ड्यूटी फ्री में। अगर अगर विद इन 300 लीटर्स है तो वो अलाउड है, मतलब वो छोटा फ्रिज है 300 लीटर तक का तो अलाउड है, उससे बड़ा है तो अलाउड नहीं है। बस ये एक चीज़ एमसीक्यू के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। विद दिस हमारा बैगेज पूरा ख़त्म होता है आज विद क्वेश्चंस। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की उतना अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।